नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की बात में। मैं अभिसार शर्मा, मेरे साथ हैं भाषा और उर्मिलेश। और आज आपके सामने जो 3 मुद्दे हम लेकर आए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। मुद्दा नंबर 1, राहुल गांधी अमेरिका में, उन पर हमला करने के लिए टूल किट शुरू हो गया है। खालिस्तानियों का सहारा लिया जा रहा है उन पर हमला बोलने के लिए। मुद्दा नंबर 2, जी हां, ब्रिजभूषण को बचाने के लिए तमाम हदें मोदी सरकार जो है वो पार कर रही है। कितना नुकसान होगा देश का। और मुद्दा नंबर 3 आपके सामने होगा, नई संसद का उद्घाटन। क्या उसके जरिए प्रधानमंत्री को अब औपचारिक तौर पर महाराजा घोषित कर दिया गया है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आगे जाके मैं आपको बतलाऊंगा। शुरुआत हम करना चाहेंगे राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा से। तो यह बात तो हम सबको पता थी कि राहुल गांधी अमेरिका पहुंचेंगे और फिर मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों की लाइन लग जाएगी कि राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी वहां गए, उन्होंने सटीक हमला बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उनके लिए स्पेसिमेन शब्द का इस्तेमाल भी किया कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें हर चीज की जानकारी है। अब उसका अनुवाद भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने नमूने के तौर पर कर दिया। अब नमूने शब्द का इस्तेमाल तो खुद राहुल गांधी ने नहीं किया था। अब राहुल गांधी पर हमला किया जा रहा है और ये तमाम चीजें, क्या है इस खबर का पंच? शुरुआत करना चाहेंगे हम उर्मिलेश से। देखिए, मुझे इस प्रसंग में सबसे जो चिंताजनक बात लग रही है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने, इनके नुमाइंदों ने एक चीज तय कर रखी है कि अगर प्रदेश की धरती पर मोदी जी की कोई आलोचना करेगा, उनकी सरकार की नीतियों की आलोचना करेगा, तो उसको भारतवर्ष की आलोचना का पर्यायवाची बना दिया जाएगा। यह उसी तरह की बात है जैसे एक दौर में देवकांत बरुआ ने इंदिरा जी को इंडिया कह दिया था और इंडिया को इंदिरा जी कह दिया था। तो क्या मोदी जी भारत हैं और भारत मोदी है? माने आश्चर्यजनक है, चिंताजनक है यह बात। भाषा, क्या है इस मुद्दे का पंच? अभिसार, मेरा मानना है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने जिन शब्दों में अपनी बात रखी और बहुत ठोस बात रखी, उससे भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची तो लगनी ही थी। क्योंकि आप देखिए कि उन्होंने इंटरटेनमेंट के साथ, जी हां, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन भी किया। सारे जो श्रोता थे वो एंजॉय कर रहे थे, हंस रहे थे, बहुत गंभीर राजनीतिक बातें चल रही थी। तो इंटरटेनमेंट के साथ जिस तरह से उन्होंने अपनी मोहब्बत की दुकान वहां खोली, जिस तरह से उन्होंने वहां लोगों को बताया कि आप तमाम जो लोग बैठे हैं दरअसल इसी मोहब्बत की दुकान के हिस्सा हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के परेशान होना, उस इवेंट को भी खराब करने की जो पूरी साजिश रची गई, वह बता रहा है कि मार बहुत तीखी और तेज पड़ी है राहुल गांधी के इस पूरे ट्रिप से। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? देखिए, एक बात तय है, राहुल गांधी विदेश जाते हैं, वहां कोई भी बात कहते हैं, यहां पर पूरा जो प्रचार तंत्र है वो रुदाली करने लगता है। एक तरफ एक आदमी की आप सांसदी छीन लें, उसे बदनाम करने के लिए आप पिछले 10 साल लगा रहे हैं, उस पर हमला बोल रहे हैं, अब वो बात भी ना कह सके, और जब वो बात कहे तो एक किस्म का विक्टिमहुड, पीड़ित बताना खुद को, अब ये बंद करना होगा। क्योंकि ये दो चीजें मेल नहीं खाती। एक तरफ खुद को 56 इंच का बताएं और फिर इस तरह की रुदाली भी हो। भाषा, सबसे शॉकिंग था जब राहुल गांधी पर हमला किया जा रहा था। राहुल गांधी भाषण दे रहे थे और तभी कुछ लोग आते हैं और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। मैंने देखा अमित मालवीय उस पर भी राहुल गांधी पर हमला बोल रहा था कि राहुल गांधी को 1984 के नरसंहार की याद दिलाई जा रही थी। उस नरसंहार में हमारे बेकसूर सिख मारे गए थे, मगर जो नारेबाजी कर रहे थे वो खालिस्तानी थे। मतलब हमला बोलने के लिए आप खालिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हो। सबसे शॉकिंग बात, मेरी आपसे बात भी हो रही थी कार्यक्रम से पहले, आपने मुझे बताया था कि किस तरह से ऑर्गेनाइजर के पास बाकायदा वो तस्वीर मौजूद थी। जी, मतलब जहां से सारे फुटेजेस अगर आप देखिए, सब फुटेजेस सामने से हैं।
क्योंकि ये लोग पीछे से खड़े हुए हैं, और जैसे ही झंडा लहराते हैं और बाकी सारी बातें करते हैं, वो फुटेज सबसे पहले कहां आती है, ये सब सोशल मीडिया में है, सारे लोग देख सकते हैं। मेरा मानना बहुत साफ है अभिसार कि इस पूरे प्रोग्राम को लेकर जिस तरह से डिसरप्ट करने की कोशिश की गई, इस पर तो कायदे से भारतीय जनता पार्टी और सरकार को चिंतित होना चाहिए था, क्योंकि भारत का एक व्यक्ति गया है, आपके जो विपक्षी पार्टी है उसका नेता गया, अगर उसके साथ कोई अपमान की बात होती है तो दरअसल ये भारत के अपमान की बात है वहां पर, जो पूरा का पूरा सीन क्रिएट किया गया। लेकिन आप दूसरी बात देखिए कि जिस तरह से मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि जो अंदाजे बयां अपनाया राहुल गांधी ने, वो बहुत ही जोयल था, बहुत ही यूथफुल था, नौजवानी से भरा हुआ था, कि जहां पर आप किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर के बिना आप बता रहे हैं कि मोदी जी किस तरह से विज्ञान को, मतलब भगवान से शुरू करते हैं और बाद में विज्ञान तक लाते हैं। तो ये कमेंट जो उनका है, इस पे तो मिर्ची लगनी थी कि अगर मोदी जी को भगवान के बगल में बैठा दिया जाए तो भगवान को बताने लग जाएंगे कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, और भगवान सोचने लग जाएगा कि दुनिया उसने बनाई है या इस शख्स ने बनाई है। वैसे तो राहुल गांधी ने स्पेसिमेन शब्द का इस्तेमाल किया था। अब आप जानते हैं अंग्रेजी में कुछ शब्द इतने बुरे नहीं लगते हैं, मगर माननीय अमित मालवीय ने खुद नमूना कह दिया, और आप समझते हैं कि अगर किसी ने तौहीन की है प्रधानमंत्री की तो अमित मालवीय ने की है। उर्मिलेश जी, हमने देखा राहुल गांधी ने वो बात कही, किरण रिजिजू जिन्हें अभी हाल ही में बहुत ही बेइज्जती के साथ बाहर किया गया कानून मंत्रालय से, अनुराग ठाकुर वही बात कहने लगे। आपने बरुआ साहब की मिसाल दी 70 के दशक में, जिन्होंने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। एक देवकान बरुआ थे, यहां तो लाइन से देवकान बरुआ हैं, मंत्री हैं, पूरा गोदी मीडिया, पूरे गोदी मीडिया का कवरेज, न सिर्फ इस वक्त, कैम्ब्रिज के वक्त भी आपको याद होगा। तो कितने देवकान बरुआ खड़े हो गए हैं कहने के लिए कि मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है कि आपने याद दिलाया उस दौर का। उस दौर में कांग्रेस पार्टी में भी एक आध लोग ऐसे थे जो इस तरह की भाषा बोलते थे, और मीडिया उनकी आलोचना करता था। मीडिया उनकी आलोचना, आज द पॉइंट। आज की तारीख में मैं आज सुबह देश के बहुत बड़े चैनल को देख के आ रहा था, बहुत तेज चैनल को। उसमें क्या हो रहा था कि पाकिस्तान के कुछ फुटेज लेकर, कि कैसे पाकिस्तान का एक आदमी कह रहा है कि पार्टीशन ठीक नहीं था, हम तो बहुत खुश होते हिंदुस्तान में होते तो, बहुत अच्छी बात बोल रहा था, हम भी चाहते हैं, मानते हैं कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक दूसरे आदमी को बगल में खड़ा करके बोल रहा है कि माने प्रधानमंत्री अपने जो देश के हैं उनकी बहुत प्रशंसा वो कर रहा है। तो ये फुटेज आज दिखा रहा है कि देखिए, डंका पीट रहे हैं लोग विदेशों में हमारे देश के प्रधानमंत्री की, लेकिन राहुल गांधी उनकी आलोचना कर रहे हैं। और वो भी किसका इस्तेमाल हो रहा है? पाकिस्तान का। मैं एक चीज यहां पर, मैं अपने दर्शकों को, फिर अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, ये दोहरे मापदंड देखिए, यहां पर पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं नहीं भूला हूं 2019 में भी इमरान खान जब प्रधानमंत्री होते थे तो उन्होंने कहा था हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दोबारा बने। आईएसआई के एक फॉर्मर चीफ ने बाकायदा अपनी किताब में लिखा था कि मोदी प्रधानमंत्री बने रहे, ये आईएसआई को सूट करता है उनकी विघटनकारी नीतियों के चलते। तो मतलब विदेश में भी डंके का इस्तेमाल करें तो दोहरे मापदंड दिखते हैं। एग्जैक्टली लेकिन वो लोग ये नहीं देख रहे हैं कि जो दुनिया का जो एक विशाल सभ्य समाज है, उसमें यूरोप है, उसमें और जो दुनिया के बहुत सारे देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में भी, जहां प्रोग्रेस को लेकर, उन्नति को लेकर, एजुकेशन को लेकर, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के और जो फैक्टर्स हैं उन पर जो काम हो रहा है, वो वर्ल्ड नरेंद्र मोदी जी की सरकार को किस रूप में देखता है, उनकी विदेश नीति को किस तरह से देखता है, उनकी आलोचना किस तरह से वो करता है, ये चीज वो नहीं देख रहे हैं। लेकिन आश्चर्यजनक यह है कि मोदी जी की आलोचना अगर विदेश में जाकर कोई करता है तो वो कहते हैं कि ये तो देश की आलोचना है। तो क्या प्रधानमंत्री एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पे क्या वो पर्यायवाची बन गए हैं देश के? ये किस तरह का चिंतन है? मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग मोदी जी को, प्रधानमंत्री के पद को एक तरह से वाकई राजा की तरह पेश कर रहे हैं कि राजा की आलोचना, हम उसकी चर्चा करेंगे जब हम संसद राजा की आलोचना नहीं की। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने जिक्र किया कि भाई वहां वो एनआरआईज के बीच थे, राहुल गांधी विदेश में थे, मगर एक बात तो तय है, जहां तक एनआरआईज में अपनी ताकत की बात है, राहुल गांधी अभी बहुत पीछे हैं प्रधानमंत्री से। वो चार्टर्ड प्लेन नहीं ले जा सकते हैं। गुजराती जो 16 गए थे, अभी 16 चार्टर्ड प्लेन गए थे ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में शो में, 16,000 का दावा है कि 16,000 वहां से वहां गए। कितने दावे सही हैं हम नहीं कह रहे, जो खबरें आई उनके हिसाब से। तो ऐसे चार्टर्ड प्लेन उड़ा उड़ा कर ले जाना, लोगों को जुटाना, टिकट बांटना, वो सब तो दूसरी चीजें हैं जो एक्सक्लूसिवली मेड बाय मोदी गवर्नमेंट है इंटरनेशनली।
उस पे सिर्फ मोहर मोदी जी की लगेगी। आपकी बात सही है कि उस तरह का ऑरा नहीं बन सकता, लेकिन तब भी आप देखिए छोटी छोटी सी बैठकें हैं, ये यूनिवर्सिटीज बुला रही हैं। आप ये भी ध्यान दीजिए कि ये जो सारे आयोजन हो रहे हैं, ये कोई दिव्य भव्य आयोजन हमारे आपके पैसे से और नहीं हो रहे हैं। राहुल गांधी का महिमा मंडन नहीं है। और यहां पर वो बात कर रहे हैं कि किन चीजों पर वो देख रहे हैं, देश को देख रहे हैं और अपने देशवासियों या एनआरआई से संबोधित हो रहे हैं। मैं दो चीजें जहां उर्मिलेश जी ने बात छोड़ी है उसको आगे बढ़ाऊंगी कि आप देखिए कि जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो भारत को लेकर किन मुद्दों पे चिंतित है कि यहां जो असहिष्णुता बढ़ी है, इनटॉलरेंस बढ़ा है, जिस तरह का वॉयलेंस बढ़ा है, वो सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। अब वहां पूछते हैं, मुसलमानों पे सवाल आते हैं, महिलाओं पे सवाल आते हैं, दलितों पे सवाल आते हैं। सवाल है कि ये सारी चीजें दुनिया देख रही है। अब आप ये नहीं मान सकते हैं कि अगर भारतीय मीडिया या कोट अनकोट कॉर्पोरेट गोदी मीडिया कवर नहीं करेगा तो विदेश में लोगों को नहीं समझ आ रहा है। विदेश तो देख रहा है ना कि आप मणिपुर में क्या कर रहे हैं, विदेश तो देख रहा है कि आप गुजरात में क्या कर रहे हैं। ये सारी चीजें ऐसी है जिन पर बात होनी देश में और विदेश में बेहद जरूरी है। ठीक है। और देखिए एक बात मैं कहूँगा आपको कि हमने 80 के दौर में पत्रकारिता शुरू की थी और उस वक्त सरकार कांग्रेस की थी, तो जाहिर है एक जर्नलिस्ट के तौर पे हम लोग कांग्रेस की जम के आलोचना करते थे, उसकी नीतियों की, उनके कामकाज की, सरकार के जो अपने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनकी। हमने कांग्रेस के तमाम प्रधानमंत्रियों को देखा है जो इस दौर में रहे, तमाम कांग्रेस अध्यक्षों को देखा है। मैं ये कह सकता हूँ आज कि उन लोगों में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी राजनीतिक और वैचारिक रूप से कांग्रेस के जितने बड़े नेता हुए उसमें सबसे सुसंगत और सबसे एक तरह से राजनीतिक और वैचारिक रूप से प्रौढ़ व्यक्ति के तौर पे सामने आए हैं। क्योंकि वो भारत की जो मौजूदा राजनीतिक समस्याएं हैं, जो मौजूदा चुनौतियां हैं, यही वजह है कि आरएसएस उनसे इतनी नफरत करती है क्योंकि वो कभी आरएसएस से फ्लर्ट नहीं करते हैं। जनाब मैं वहीं आ रहा हूं और जो संकट और चुनौतियां हैं उसको जिस खूबसूरती से और जिस ऑब्जेक्टिविटी के साथ समझ रहे हैं राहुल गांधी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उतने साफ ढंग से, इसके बावजूद कि मैं कांग्रेस का कभी प्रशंसक नहीं रहा, मैं आपको खुलेआम कह रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी सबसे बेहतर ढंग से कम ये समझ रहे हैं कि इस देश की चुनौतियां क्या है। वो बार बार कह रहे हैं, अभी उन्होंने बीच में कांग्रेस के नेताओं के बीच भी कहा था कि ये केवल सरकार की लड़ाई नहीं है कि सरकार ये बदल जाए, बल्कि ये लड़ाई लंबी है। वो जानते हैं कि आरएसएस ने किस तरह से कब्जा कर लिया है संस्थाओं पर और समाज में, खासकर उत्तर भारत में किस तरह से एक तरह से ऑक्टोपस की तरह उसने पूरे समाज की गिरेबान थाम ली है। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि उन पर जो अटैक हो रहा है वो नेहरू के बाद भारत के एकमात्र कांग्रेस के बड़े नेता हैं जिन पर इतना जबरदस्त अटैक। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौजूदा वक्त में जिस तरह का प्रचार तंत्र है, जिस तरह से आप अपने विपक्षियों पर हमला बोल सकते हैं, सिर्फ विचारों के जरिए नहीं, दुष्प्रचार के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेहरू के मुकाबले राहुल गांधी की चुनौती कई गुना ज्यादा है। नेहरू के ऊपर उस वक्त भी हमले होते थे, अब भी हो रहे हैं, मगर राहुल गांधी पे जो हमले होंगे कई गुना ज्यादा होंगे। नेहरू सत्ता में रहे, नेहरू आते ही सत्ता में रहे ना आजादी के बाद, लेकिन ये तो इन्होंने तो सत्ता भी स्वयं हासिल भी नहीं की है। और एक चीज और अभिसार की इसमें यह भी ध्यान दीजिए कि बड़े आइडियोलॉजिकल विकल्प के तौर पर राहुल गांधी देश के भीतर और देश के बाहर बता रहे हैं कि क्या भारत है, भारत स्टैंड फॉर व्हाट। ठीक है, अब हम रुक करेंगे अपने दूसरे मुद्दे का। बृजभूषण शरण सिंह, मोदी सरकार की नरमी जो है उसको लेकर कई लोगों के होश उड़े हुए हैं कि हो क्या रहा है। जाहिर सी बात है कि जिन क्षेत्रों में बृजभूषण शरण सिंह का प्रभाव है, मोदी सरकार को लगता है कि अपनी इस नरमी के चलते जो है वो लोग इस मुद्दे पर जो हैं ये मुद्दे को जारी रखेंगे जिससे उन्हें फायदा होगा। अयोध्या के संतों का एक तबका भी बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में आ गया है। क्या मोदी सरकार लगातार इसी तरह से हमारे महिला पहलवानों का अपमान करती रहेगी? क्या है इस खबर का पंच? भाषा बताएं। अभिसार, मेरा साफ मानना है कि यह हिंदू बेटियों की, भारत की हिंदू बेटियां जो भारत की नागरिक हैं, उनके साथ अन्याय की पराकाष्ठा है। और यह जिस तरह से जारी है, इसने मोदी सरकार के 2-3 दावों की पूरी तरह से पोल खोल दी।
सबसे पहला दावा जो 56 इंच की छाती का दावा था, वह बता रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह जैसे एक सांसद के आगे मोदी सरकार घुटना टेक है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा कितना बड़ा ढकोसला है कि मोदी जी और उनके मंत्री एक शब्द नहीं बोल पा रहे। इससे शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है? अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है भाषा कि मोदी सरकार नजदीकी फायदे, और जब हम नजदीकी फायदे की बात कर रहा हूं तो मैं उन क्षेत्रों में जहां बृजभूषण शरण सिंह का प्रभाव है वहां कुछ चंद सीटें जीतने के लिए मोदी सरकार जो है कहीं ना कहीं देश का दूरगामी नुकसान कर रही है। देश की साख का, महिला पहलवानों की बेइज्जती का, जो भारत की आन बान शान रहे हैं, और इसके अलावा महिला सम्मान को लेकर, और ये लगातार कर रही है और इन्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, इस पर ये बदस्तूर जारी है। और सबसे बड़ी बात, अब अयोध्या के कुछ संतों का जो प्रवेश हुआ है वो भी चिंताजनक है। उर्मिलेश जी, क्या है इस मुद्दे पर आपका पंच? मुझे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार सिर्फ बृजभूषण सिंह, जो उनकी पार्टी के सांसद हैं, और कहा जाता है कि उनके प्रभाव में उत्तर प्रदेश की 3 संसदीय सीटें भी हैं, कितना सच है कितना गलत ये मैं नहीं जानता, सिर्फ इसको बचाने के लिए, अपने इस प्रभाव के क्षेत्र को बचाने के लिए, एक इंडिविजुअल को बचाने के लिए पूरे समूचे देश की अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक प्रतिष्ठा को गिरा रही है मोदी सरकार। क्योंकि देखिए, जितने जो ओलंपिक संघ है, इसके अलावा जो कुश्ती का विश्व संघ है, सारे संघ जो हैं, सारे बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की आलोचना कर रहे हैं, यहाँ की एजेंसीज की आलोचना कर रहे हैं कि रेसलर्स के साथ, खासकर महिलाओं के साथ किस तरह की अभद्रता की गई है और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आश्चर्यजनक है, शर्मनाक है ये। भाषा, आपको याद है कल क्या हुआ था? कल पहली बात एएनआई में दिल्ली पुलिस के टॉप पुलिस सोर्स के जरिए खबर आती है कि अब तक जो जांच हुई है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिले। फिर औपचारिक तौर पर दिल्ली पुलिस के ट्विटर हैंडल पर आता है, नहीं ये खबर गलत है, अभी जांच चल रही है। थोड़ी देर बाद वो खबर भी गायब कर दी जाती है, डिलीट कर दिया जाता है। मतलब कितनी शर्मनाक बात है। आप देखिए किस तरह से खेल खेला जा रहा है। अगर कोई भ्रामक खबर आई, किसी ने चलाई, और अगर आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं, जो एक सही भी बात है, जो सही बात है कि भाई अभी जांच चल रही है, इस तरह की हम बातें ना करें, मगर दिल्ली पुलिस का अपने दूसरे बयान को हटाना साबित करता है कि सरकार की क्या नियत। और ये खबर कहीं प्लांटेड थी क्या? मेरा दूसरा सवाल है अभिसार कि ये जो सब कुछ हुआ, जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, ये सब देश के सबसे संवेदनशील कानून के इर्द गिर्द हो रहा है, पॉस्को एक्ट। आपने बात की अयोध्या की। अयोध्या के जो सारे संत हैं, जो सो कॉल्ड संत, मैं इनमें से किसी को भी संत नहीं मानती, जो महिला सम्मान का अपमान करता है वो संत हो ही नहीं सकता। इमेजिन कीजिए, वो ये कह रहे हैं कि पॉस्को का संशोधन, हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट? सोचिए, आप पॉस्को जैसे एक्ट की संशोधन की आप बात कर रहे हैं, वो क्या कहता है? वो नाबालिग को यौन शोषण से, जिसमें पुरुष हो और जिसमें लड़का या लड़की कोई भी आता है, उसको यौन शोषण से प्रोटेक्शन देने वाला यह कानून है, उसमें आप संशोधन की बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा हीनियस, इससे ज्यादा अपराध क्या हो सकता है? और ये तमाम लोग, मेरा आज साफ मानना है, मैं इस मन से कहना चाहूंगी, जो लोग इस एक्ट को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जो लोग महिला पहलवानों का अपमान कर रहे हैं, दरअसल वो सारी महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, देश के कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान कर रहे हैं, और ये आपराधिक कार्रवाई मानी जानी चाहिए। उर्मिलेश जी, आप जानते हैं सबसे शॉकिंग बात क्या थी? चलिए, वो मीनाक्षी लेखी से एक यूट्यूब की पत्रकार सवाल पूछ रही थी, वो भाग रही थी, स्मृति जी अनर्गल तर्क दे रही थी, उसकी मैं चर्चा बाद में करूंगा। मगर सबसे शॉकिंग, जब साक्षी मलिक को बयान देती हैं तो भाजपा प्रचार तंत्र के जो 2 रुपल्ली ट्रोल हैं वो ये कहने लगे कि भाई अच्छा, तुम अगर मेडल बहा रहे हो तो पैसे भी वापस करो सरकार को, नौकरी भी वापस करो। मतलब, और शॉकिंग बात ये कि तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाले कुछ पत्रकार उसी बात को प्राइम टाइम में दोहरा रहे थे। यानी कि जैसे कि ये मेडल जो है उन्होंने 100 करोड़ की वसूली करके नहीं किया, ये सरकार की दलाली करके नहीं किया। मतलब कितनी शॉकिंग बात है। असल में अभिसार, इन लोगों का जो लेवल है ना सोचने का और समझने का, इनकी संवेदना का,
वो इतना गिरा हुआ है कि वो हम लोगों ने बहुत पहले देखा अपने छात्र जीवन में भी, इस तरह की विचारधाराओं के लोग कैंपस में किस तरह की खुराफात करते थे, किस तरह की अफवाहें, अब वो मुख्य धारा हो गए हैं। अब वो मुख्य धारा बन गए हैं, तो वो छूट नहीं रहा। इसीलिए आप देखिए ना, इनके बीच में इंटेलेक्चुअल्स कितने हैं, इनके बीच में प्रोफेसर्स कितने हैं, इनके बीच में साइंटिस्ट कितने हैं, और जो अगर हैं भी इक्का दुक्का तो उनका लेवल क्या है मैं कहना नहीं चाहता ये सब, लेकिन मैं आपके सामने ये बातें इसलिए रख रहा हूं कि आपने ये सवाल किया। दूसरी बात, जो संतों की बात, जरूर मैं एक वाक्य जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, जिसको चाहे उसको आजकल संत कह दिया जा रहा है। ये मुझे लगता है संत शब्द का ही नहीं, संत परंपरा का अपमान है। अब कोई बुंदेलखंड के एक सज्जन है जो घूम घूम करके हर जगह हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, उनको भी संत कह दिया जा रहा है। अरे भाई, संत कबीर थे, संत तुकाराम थे, संत जो हैं गुरु नानक थे, संत नारायण गुरु थे, संत जो है अयंकाली थे। ये लोग जो हैं ये धर्म के ठेकेदार हैं, ये धर्म के नाम पर व्यवसाय, ये पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता हैं, ये धर्म के नाम पर व्यवसायी हैं। इनका धर्म से क्या रिश्ता है? धर्म का रिश्ता तो आपकी दादी, हमारी दादी, इनकी नानी, इन लोगों का है, जो वाकई पीपल के पेड़ से लेकर शिवालय तक जाकर के जल ढारते थे और याद करते थे भगवान को। इनको क्या मतलब है धर्म से? ये तो करोड़ों अरबों में खेलने वाले लोग हैं। कहां किसका पैसा पार्क है, नोबडी नोज। बहुत सारे ऐसे संत अपने को कहने वाले लोग थे जो इन दिनों जेल में हैं, और पता चला कि किन किन पॉलिटिशियन के साथ उनके क्या क्या रिश्ते थे। ये भी बहुत सारी चीजें उजागर यानी कि ये संत कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में अपनी बात करके हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। मगर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं भाषा। यहां पर हमने मीनाक्षी लेखी को देखा, सवालों से बच रही थी, वो एक अलग मुद्दा है। मैंने देखा स्मृति ईरानी अपने पालतू न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू देती हैं और तर्क क्या देती हैं कि देखिए, बबीता फोगाट वो हमारे साथ खड़ी हैं, क्या वो अपने परिवार के खिलाफ जाएंगी? मतलब अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मोहतरमा, जो कभी महिला सम्मान या महिला सुरक्षा पर नहीं बोलती हैं, वो ये तर्क दे रही थी। वो ये भूल गई कि अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा दोनों जिन्हें ओलंपिक में सिंगल उसमें गोल्ड मेडल मिला था, वो इन महिला खिलाड़ियों के साथ हैं। शर्म नहीं आती हमारी महिला बाल विकास कल्याण मंत्री को वाकई? और सोचिए कि अगर इनके पास महिला बाल विकास है और यहां पर वह केस की बात कर रही है जहां नाबालिग एक खिलाड़ी है, और ये टेस्टमनी देना, अभिसार और सारे दर्शक भी जानते हैं कि अपने ऊपर हुए यौन शोषण की टेस्टमनी देना, पुलिस के पास पूरा हिसाब किताब, पूरा ब्यौरा लिखवाना, यहां तक बाध्य किया गया। उसके बाद उनका इतना अपमान हो रहा है। और जो उन्होंने पत्र लिखा गंगा में मेडल बहाने से पहले, वो मुझे लगता है हर भारतीय नागरिक को पढ़ना चाहिए और सोचना चाहिए पढ़ते समय कि वह आपके घर की बेटी हो सकती है। यहां तो हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ओलंपिक है, उनके पास राष्ट्रमंडल के अवार्ड्स हैं। ये अधिकार तो हम सब औरतों को है ना, कि हम कानून के हिसाब से अपने ऊपर हुए यौन शोषण की रिपोर्ट करें और दोषी को गिरफ्तार करें। ये सिंपल सी मांग है, कोई बड़ी। और इसलिए ओलंपिक संघ ने जो बोला है, हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि देश का भविष्य जो खेलो इंडिया चला रहे हैं, चौपट हो रहा है। मोदी जी, आपके ऊपर ओलंपिक संघ का यह कमेंट आना, देश की, दुनिया की जो सबसे बड़ी पहलवानों की कमेटी है, उसका यह कमेंट आना बता रहा है कि आपके देश, जिस देश में कानून व्यवस्था नहीं, औरतों का सम्मान नहीं, वहां से कोई मेडल आप नहीं निकाल सकते। मतलब और एक चिंताजनक बात, इतनी बदनामी उर्मिलेश जी, आईओसी, फिर वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन का बयान, मतलब ये अमृतकाल है। उन्होंने थ्रेट दिया है कि अगर आप नहीं इसको इतने दिन में करते तो हमें कार्रवाई पर बाध्य होना पड़ेगा। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था कि देखिए, और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति अभिसार ये है कि कुछ लोग अपने अपने भोंपू जो लोग हैं ना मीडिया में, इनके जरिए इसको कोशिश कर रहे हैं कि जाट बनाम राजपूत बनाया जाए। ये तो और शर्मनाक है कि वो राजपूत हैं, वो जाट हैं, वो ये हैं, वो ये हैं। मैं तो कहता हूं कि ये इस तरह का विभाजन अपराधी में नहीं कहूंगा, आरोपी में और किसी ऐसे व्यक्ति में जो कि आरोप लगा रहा हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ तो हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते। एक कदम आगे जाके कहूंगा, ये राजपूतों को बदनाम करने की एक किस्म की सोच है। आप देखिए ना, यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते। दिक्कत ये है कि इन हिंदू बेटियों की किसी को चिंता नहीं होती। दिल्ली में एक अपराध की घटना होती है तो लव जिहाद की बात होती है, यहां जो अपराध हो रहा है उसकी बात नहीं। और एक आखिरी चीज मुझे और लगती है जो हमें सोचनी जरूरी है इस मुकाम पर,
कि जिस तरह से भारत के किसान, कम से कम कुछ प्रदेशों के किसान इन महिलाओं के सम्मान की गारंटी करने आए, वह भी काबिले तारीफ है। ठीक है, क्योंकि वही हैं जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और औरत की इज्जत की बात कर रहे हैं। चलिए अब हम रुक करेंगे अपने तीसरे और आखिरी मुद्दे का। जैसे कि आप जानते हैं, रविवार को संसद का उद्घाटन हुआ। वो तस्वीरें आप देख चुके हैं, उससे जुड़ी चर्चा भी हो चुकी है, मगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा उसका मकसद सिर्फ एक ही था। प्रधानमंत्री संसद के अंदर आते हैं, मोदी मोदी के नारे लगाए जाते हैं। कहां है संसदीय मर्यादा? और उनके एक मंत्री तो ये तक कह देते हैं, प्रहलाद जोशी, कि देखिए एक देश का राजा संगोल के सामने साष्टांग कर रहा हो रहा है। तो ये कितनी शर्म की बात है। क्या है इस खबर का पंच? भाषा बताएं। अभिसार, मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है कि जिसे भारतीय जनता पार्टी और तमाम प्रचारक ट्रांसफर ऑफ पावर के तौर पे देख रहे हैं, दरअसल वह कोशिश कर रहे हैं कि देश में संविधान की जगह मनु संविधान लागू किया जाए। और इसकी साफ साफ छवि इस पूरे आयोजन में दिखाई देती है। यहां से महिला बाहर है, आयोजन में पूरे अनुष्ठान में एक महिला है, वो भी डिस्टेंस पे खड़ी है, आदिवासी बाहर है, दलित बाहर है, यहां तक कि पुजारियों में भी डिस्क्रिमिनेशन है। पंडित पुजारी अंदर हैं और गैर पंडित पुजारी बाहर रखे हैं। यह बहुत अपमान है भारतीय लोकतंत्र का। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि अगर आम जनता ने इन मुद्दों को नहीं समझा, इसके पीछे की सोच को नहीं समझा, तो यह व्यवस्था अगले 50 साल तक के लिए इस देश पर जो है वो हावी हो जाने वाली है। यह सोच जिसके अंतर्गत लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान किया जा रहा था, लगातार एक राष्ट्रपति के पद जो कि संवैधानिक मायनों पर प्रधानमंत्री से ऊपर है, उसका भी अपमान किया जा रहा है। क्या है इस खबर का, इस मुद्दे का पंच? बताएंगे उर्मिलेश। देखिए, मैं तो समझता हूं कि 28 मई से भारत के समाज पे, भारत की राजनीति पे एक सेंगोल समय शुरू हुआ है। एक इसलिए मैं सेंगोल समय कह रहा हूं कि बार बार चोल राजवंश का जिस तरह से महिमाकरण किया गया है इस दौर में, खासकर जब से पार्लियामेंट के उद्घाटन की बात शुरू हुई है, जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही इसका उद्घाटन कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है, इस तरह की बातें की गई हैं। लगता है कि वाकई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को चक्रवर्ती सम्राट की तरह पेश करने की परियोजना शुरू की गई है। और ये जो चक्रवर्ती सम्राट, महाराजा, राजा, ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रहलाद जोशी ये बात कहते हैं, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं। विडंबना देखिए, एक व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी है संसदीय मान्यताओं को बनाए रखना, उसकी गरिमा को बनाए रखना, वो अपनी मर्यादाओं को भूल गया। ट्वीट में कहते हैं, और बाकायदा ट्वीट में कहते हैं, मोदी जो हैं नई संसद के सामने भी साष्टांग नहीं हुए, संगोल के सामने साष्टांग हुए। यानी कि मंशा क्या है, भाषा यहां पर साफ तौर पर दिखाई देती है। देखिए, उन्होंने तो घोषणा कर दी और पूरा आयोजन जो है, पूरा आयोजन दरअसल किस तरह से 2024 की हम और आप बात कर रहे थे अभिसार, यहां 2024 से पहले किस तरह का हिंदू राष्ट्र होगा, किस तरह से नई संसद उस दिशा में बढ़ा हुआ एक कदम है, इसको स्थापित कर दिया। तमाम पुरोहित, आप देखिए वो तस्वीर, मैं सोच रही थी कि इस देश में जो दूसरे ढंग के हिंदू हैं, मतलब भगवा हिंदू नहीं या भक्त हिंदू नहीं, उनके लिए भी कितनी तकलीफ वाली तस्वीर है, क्योंकि हमने पहली संसद की भी तस्वीर देखी है, चल रही है। और दूसरी बात, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के जरिए संगोल के इतिहास से छेड़छाड़ की गई, पूरा भ्रामक प्रचार, और वह सरकार कर रही है। तो दो चीजें इन्होंने की कि हिंदू राष्ट्र में आदिवासी बाहर, महिला बाहर, दलित बाहर, और सिर्फ एक क्लाउड है जो एक ही धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, उसको स्थापित किया। और झूठ संगोल को लेकर मैं कहना चाहूंगी, जो झूठ किया गया वो बहुत है। उर्मिलेश जी, ये तमाम चीजें थी, मगर सबसे बड़ी बात, वो व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों में एक संयुक्त भाषण पेश करती हैं, अभिभाषण देती हैं, यानी कि देश की राष्ट्रपति, उन्हें तक इस मौके पर जगह नहीं देना, इस देश के सबसे ऊंचे संवैधानिक पद की इस तरह से तौहीन। देखिए बिल्कुल देखिए बिल्कुल मेरा मानना है कि अगर नई संसद की बिल्डिंग का उद्घाटन ही किसी को करना था इस मुल्क में, तो वो राष्ट्रपति से बेहतर और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता था। और वो भी हमारे देश की राष्ट्रपति एक महिला हैं, आदिवासी समाज से आती हैं,
राजनीतिक तौर पे उनका विरोध तब किया गया था विपक्षी दलों द्वारा जब चुनाव लड़ा जा रहा था। राष्ट्रपति बनने के बाद वो सबकी राष्ट्रपति हैं। मैं तो कहता हूं मोदी जी सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उस पद पर बैठे लोगों को भी अपने दायित्व को, अपने 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 जो आग्रह दुराग्रह हैं सबको खत्म करके देश को अपना समझना चाहिए, सभी दलों को, सभी इंडिविजुअल को अपना समझना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो परंपरा शुरू की गई कि शिलान्यास भी वही कराएंगे, भूमि पूजन भी वही करेंगे, उद्घाटन भी वही करेंगे, अयोध्या के मंदिर का भी और पार्लियामेंट का भी। अरे वो तो ट्रेनों का कर रहे हैं, मेट्रो स्टेशन का कर रहे हैं। ये भी एक राजा जैसा है ना व्यवहार। पीडीएफ फाइल का भी उद्घाटन किया, मैं आपको बता दूं। पीडीएफ फाइल का भी किया। और मेरा ये कहना है विशाल इस मुद्दे पर एक और बात जो आमतौर पे डिस्कशन का पार्ट नहीं बनती है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को कवर करने वाले एक जर्नलिस्ट के तौर पे, और मैंने लंबे समय तक कवर किया है, मैंने अंदर के स्ट्रक्चर्स देखे हैं, तो उसके हिसाब से भारत की नई पार्लियामेंट बनाने का कोई जरूरत ही नहीं थी। नहीं, जो पुरानी बिल्डिंग जगह नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि पुरानी बिल्डिंग में जो गलियारा है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा गलियारा है चारों तरफ, और दोनों हाउसेज में और बीच में सेंट्रल हॉल पड़ता है जहां पर जर्नलिस्ट के तौर पे कई साल तक मैं एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट था। हॉल है ही नहीं। अब नहीं, मैं उस समय की बात करता हूं। इतना बड़ा हॉल है, नहीं हॉल तो एग्जिस्ट करता है ना अभी भी, भले वहां पर नहीं जाने दिया जा रहा है जर्नलिस्टों को, लेकिन उस हॉल में हमने वर्षों बैठे हैं। और मैं जानता हूं कि उस गलियारे को तोड़ करके गलियारे में सीटें बिछाकर और एक सेकेंड, और जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसको मॉडर्नाइज करके एकमोडेट किया जा सकता है अनेक लोगों को, अनेक उर्मिला जी वो पट्टिका कैसे लगेगी? मोदी जी का यह इतना दिव्य भव्य आयोजन कैसे होगा? इसीलिए करोड़ों रुपए हमारी जेब से लेकर वहां खर्च कैसे होंगे? और अब तो ये भी कहा जा रहा है, पट्टिका आ गई है ना नरेंद्र मोदी, और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर बना है वो अभी कहीं और से और वो सोमालिया की रिजेक्टेड संसद जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही थी 1970 में बना था, जैसे सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ ने बनाया था, उसकी तस्वीरें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इंडिया की बात में बस इतना ही। भाषा और उर्मिलेश और मुझे अभिसार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।